एपिसोड की शुरुआत में हम इब्लिस के लैंप में कैद होने से पहले का टाइम देखते हैं, जहां पर इब्लिस को कायुंग को मारे हुए 20 साल हो गए थे। वो काफ़ी खुश था क्योंकि उसे तो कोई पनिशमेंट ही नहीं मिली थी। जैसा कि कायुंग ने उसके लिए विश किया था वैसा उसके साथ नहीं हुआ था। लेकिन फिर एक दिन जब इब्लिस अरेबिया की गलियों में घूमने के लिए निकलता है तो उसे कायुंग की खुशबू आती है। वो काफ़ी सरप्राइज्ड होता है क्योंकि उसे उस मार्केट में कायुंग मिल भी जाती है जो कि अब बड़ी हो गई थी। उसके चेहरे पर अभी भी उन जंगली कुत्तों के काटने के निशान थे। अब इब्लिस उससे पूछने की कोशिश करता है कि वो जिंदा कैसे है, पर कायुंग को भी कुछ याद नहीं था। असल में कायुंग बहुत ही गरीब थी और वो अपना गुजारा खजूर बेचकर करती थी। तो इब्लिस उससे उन खजूर के बदले बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स देता है और कायुंग भी उन्हें अपने पास रख लेती है। जिसके बाद इब्लिस कायुंग पर नजर रखता है। कायुंग अब भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लड़की थी। वो सभी लोगों की मदद बिना किसी सेल्फिशनेस के करती थी। जहाँ वो उसे अपना सच बता देता है कि वो एक जीनी है और वो सिर्फ कायुंग को ही नजर आ रहा है। इस पर कायुंग स्माइल करती है। अगले दिन अब कायुंग अपने लिए एक कैमल खरीदने के लिए जाती है जिससे वो वापस से अपने घर गोरिया जा सकती थी। लेकिन जो आदमी उसे कैमल बेचने वाला होता है वो उसके सारे गोल्ड कॉइन्स ले लेता है और उसे बहुत मारता भी है। तभी इब्लिस आकर उस आदमी के दिल में अपना हाथ डालकर सारे गोल्ड कॉइन्स निकाल देता है, जो देखकर सभी लोग इब्लिस को शैतान के नाम से बुलाते हैं। और कायुंग भी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसने कायुंग के सामने उस आदमी को मार डाला था। अब इब्लिस कायुंग को मनाने के लिए उससे मिलने के लिए जाता है। वो उसे ये भी कहता है कि अगर कायुंग गोरिया जाना चाहती है तो इब्लिस उसे वहाँ पर लेकर जा सकता है। इस पर कायुंग मान जाती है और वो इब्लिस को थैंक्स भी करती है। चाहे इब्लिस उससे पूछता है कि क्या उसे उन लोगों पर गुस्सा नहीं आता या फिर उस जगह पर गुस्सा नहीं आता जहाँ पर वो रहती है, क्योंकि वो बहुत ही गरीबी में जी रही थी। इस पर कायुंग उसे बताती है कि उसकी बॉडी पर जो भी निशान हैं उन्हें देखकर उसे लगता है कि वो मरकर बहुत ही मुश्किलों से जिंदा रही है और ज़रूर ये सब उसके कर्मों की ही सज़ा होगी। इसीलिए अपनी लाइफ में उसे जो कुछ भी मिलता है उसके लिए वो बहुत ही ग्रेटफुल है। वो यही सोचती है कि गॉड ने ज़रूर उसे किसी वजह से ज़िंदा रखा होगा, यही उसके लिए काफ़ी है। ये सुनकर इब्लिस को थोड़ा बहुत गिल्टी फील होता है क्योंकि उसने कायुंग की ऐसी हालत की थी और पहली बार इब्लिस को किसी के लिए ये सब फील हो रहा था। जिसके बाद कायुंग खालिद से मिलने के लिए जाती है क्योंकि वो उसके लिए कुछ दवाइयाँ लेकर आई थी। तभी खालिद यहाँ पर इब्लिस को देखता है। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो इब्लिस को स्पिरिट्स को बांधने का धागा दे सकता है जो कि उसके काम आएगा। उसके बदले में इब्लिस उसे ठीक कर दे, पर इब्लिस उसे मना कर देता है और ये भी कह देता है कि खालिद को आधा इंसान होने की सज़ा मिल रही है। फिर इब्लिस रात को कायुंग से मिलता है जहाँ वो थोड़ी सी लाइट में अपने लिए एक ड्रेस बना रही थी जिसे वो गोरिया जाते वक्त पहनने वाली थी। ये देखकर इब्लिस उसे अपने लैम्प के अंदर लेकर जाता है जहाँ पर बहुत उजाला था। वो कायुंग से पूछता है कि उसे गोरिया क्यों जाना है। इस पर कायुंग उसे बताती है कि गोरिया में 4 सीज़न होते हैं जिसमें से चेरी ब्लॉसम भी एक है जो कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद है और शायद इसीलिए ही प्रेजेंट में इब्लिस को भी चेरी ब्लॉसम बहुत ही पसंद था। फिर इब्लिस उसे स्टार्स दिखाने भी लेकर जाता है और कायुंग की बस एक ही विश थी कि वो गोरिया वापस जाना चाहती हैं। अब हम देख पाते हैं कि इब्लिस ने रियो का फेदर भी इसीलिए तोड़ा था क्योंकि वो अपने लैम्प की दीवार पर कायुंग के बारे में ही लिखता रहता था, क्योंकि उसे उसकी सिंप्लिसिटी से प्यार हो गया था और वो अपना मेन काम भूल ही गया था जो कि लोगों को करप्ट करना था। इसके बाद हम देखते हैं कि इब्लिस कायुंग के साथ गोरिया जाने के लिए तैयार होता है, पर तभी कोई इब्लिस के लैम्प को ढूंढ लेता है और उसका नया मास्टर बन जाता है। इसीलिए वो जल्दी से अपने नए मास्टर के पास जाता है। इब्लिस अपने नए मास्टर को देखकर काफ़ी शौक रह जाता है क्योंकि वो था मुतल्लिब। असल में वो वही आदमी था जो कि अपने बाकी लोगों के साथ 20 साल पहले कायुंग और बाकी बच्चों की डीलिंग अरेबिया में करने के लिए आ रहा था। उस वक्त जब इब्लिस ने सभी लोगों को मारा था तब वो किस तरीके से बच गया था और अब वो इब्लिस से बदला लेना चाहता था, जिसकी वजह से ही वो डेजर्ट में भटक रहा था ताकि एक दिन इब्लिस का लैम्प मिलने के बाद वो उसका मास्टर बन सके। और जैसे ही मुतल्लिब उसका मास्टर बनता है तो वो पहले ही अपनी 2 विशेस बता देता है, जो था अरेबिया का सबसे अमीर आदमी बनने की, और जो भी उसे नफरत करे या फिर उसके अमीर होने की रिस्पेक्ट ना करे उसको बहुत ही दर्दनाक मौत मिले। उसकी ऐसी विश की वजह से वहाँ पर बहुत लोगों की मौत होने लग जाती है। जिसके बाद मुतल्लिब की नज़र कायुंग पर पड़ती है। वो समझ चुका था कि कायुंग वही लड़की है जिसे वो गोरिया से लेकर आया था।
इसीलिए वो कायुंग के सामने कुछ पैसे फेंक कर उसे खरीदने की कोशिश करता है, पर कायुंग ऐसा करने से मना कर देती है और उसे ये भी कहती है कि वो बस अपनी मेहनत से पैसे कमाती है और वो वापस से घुरिया भी जाने वाली है। इसकी वजह से मुतालिब का ईगो हर्ट हो जाता है। इधर इब्लिस भी कायुंग के साथ जाने के लिए निकलने वाला था। वो काफ़ी खुश भी था, लेकिन तभी मुतालिब उसे लास्ट विश के लिए बुला लेता है। वो इब्लिस से कहता है कि वो एक लड़की को मरते दम तक अपनी आंखों के सामने देखना चाहता है और वो उसकी गुलाम बनकर रहे। इब्लिस अब उसकी ये विश पूरी कर देता है। अब जैसे ही उसकी ये विश पूरी होती है तो कायुंग भी मैजिक से वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर इब्लिस शॉक हो जाता है। जब मुतालिब इशारा करता है कि ये वही लड़की है जिसके लिए उसने ये विश मांगी थी, तो इब्लिस को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने ये क्या कर दिया। वो कायुंग को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी बीच खालिद, जो कि अब हुनबिश की बॉडी में था क्योंकि शादी ने उसकी सोल एक्सचेंज करवा दी थी, वो इब्लिस के पैरों पर अपना मैजिकल थ्रेड बांध देता है, जिसकी वजह से इब्लिस अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। जैसे ही कायुंग खालिद को पहचानती है तो उससे मदद मांगने की कोशिश करती है, पर खालिद मुतालिब को बता देता है कि कायुंग इब्लिस से प्यार करती है और वो कभी उसकी गुलाम नहीं बनेगी। इस वजह से मुतालिब इब्लिस के सामने ही कायुंग को मार देता है। ये देखकर इब्लिस किसी तरीके से कायुंग के पास पहुंचता है और वो लोगों के सामने अपना लैंप लाकर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि कोई भी उसका नया मास्टर बन जाए और पहली विश कायुंग को बचाने की मांगे। जिसके बाद की 2 विशेस में इब्लिस उस इंसान को कुछ भी देने के लिए तैयार है, क्योंकि अभी भी कायुंग की सांसें चल रही थी। लेकिन लोग लैंप देखकर इतने ज़्यादा लालची हो जाते हैं कि एक आदमी लैंप का मास्टर बनकर अपने लिए बहुत सारा सोना मांगता है, लेकिन उतने सोने से भी सेटिस्फाइड नहीं होता। वो इब्लिस को बोलता है कि उसे और सोना चाहिए, इसीलिए इब्लिस उसकी विश पूरी करता है। लेकिन जब वो इतने सोने से भी सेटिस्फाइड नहीं होता तो वो अपनी आखिरी विश में भी और ज़्यादा सोना मांगता है, और क्योंकि वो इब्लिस का मास्टर था इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी उसकी ये विश पूरी करनी पड़ती है और वो आसमान से सोने की बारिश कर देता है। लेकिन इस सब की वजह से वो कायुंग को बचा नहीं पाता। वो इतने ज़्यादा गुस्से और दुख में होता है कि खून के आंसू रोता है। फिर कायुंग अपनी आखिरी सांस में इब्लिस से वादा करती है कि वो अपने बाकी के जन्मों में इब्लिस से मिलने की कोशिश ज़रूर करेगी और इब्लिस को भी उसे ढूंढना ही होगा। और वो मरते मरते इब्लिस के पैर से वो धागा भी खोल देती है। जिसके बाद इब्लिस गुस्से में सबसे पहले अपनी तलवार से मुतल्लिब को मारता है और फिर गांव के बाकी लोगों को भी सोने की बारिश में तूफान लाकर मार देता है। उन सब मरने वालों में से हुनबिश भी एक था, जो कि खुद खालिद की बॉडी में आने की वजह से मारा गया था। लेकिन उसके बाद उसकी आत्मा भटकती रही जब तक उसने वापस से इब्लिस और कायुंग को नहीं ढूंढ लिया। लेकिन अभी इब्लिस की पनिशमेंट खत्म नहीं हुई है। इस जन्म में भी वो और कायुंग 3 विशेस से बंधे हुए हैं और कायुंग की जो भी फाइनल विश होगी इब्लिस को उसे प्रोटेक्ट करना ही होगा। और अब जाकर कायुंग की आखिरी विश पूरी हुई थी, क्योंकि इब्लिस ने अपना प्यार खोया था और यही उसकी सबसे बड़ी सज़ा थी। जिसके बाद इब्लिस कायुंग की बॉडी को डेजर्ट में लेकर जाता है दफनाने के लिए, और फिर वो गॉड से भी बोलता है कि आपको मेरी एरोगेंस के लिए जो भी पनिशमेंट देनी है वो दे दो, मैं उसको खुशी से एक्सेप्ट करूँगा, लेकिन इसके बदले में मुझे एक चांस चाहिए। मैं कायुंग की किसी भी एक लाइफ में उससे फिर से मिलना चाहता हूँ। यही सब बोलते हुए वो वापस से लैंप के अंदर बंद हो जाता है। अब हुनबिश की भटकती हुई सोल को भी मुक्ति मिल जाती है। जिसके बाद हम उस ओल्ड ग्रैनी को देखते हैं, जो कि सभी लोगों को लेकर कायुंग के घर पहुंच जाती है और गुस्से में ग्रैंडमा के ऊपर चिल्ला रही थी, उसे बाहर आने के लिए कह रही थी। लेकिन ग्रैंडमा घर पर नहीं थी, क्योंकि वो पहले ही मिंजी से मदद लेने के लिए चली गई थी। उनके दांत में बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा था। वो मिंजी के साथ ही अपने घर भी वापस आती है और वो दूर से ही अपने घर के बाहर सब तमाशा होते हुए देख रही थी। पर तभी वो देखती है कि खालिद का एक आदमी अपनी कार से ग्रानी को हिट कर देता है और वो वहीं पर मारी जाती है। और अब वो उनके प्लान के मुताबिक खुद ही पुलिस स्टेशन में कॉल कर देता है, इस एक्सीडेंट के बारे में बता देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इब्लिस कायुंग को बता देता है कि उसे सब कुछ याद आ गया है, वो कायुंग का गुनहगार है। लेकिन वो उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होती और उसे समझाती है कि वो सब कुछ उनका पास्ट था, अभी वो लोग प्रेजेंट में हैं, तो उन्हें सब कुछ भूल जाना चाहिए और अपने फ्यूचर को बचाना चाहिए। दूसरी तरफ यूट्यूबर की वाइफ विशेस के बारे में सब कुछ भूल गई थी, पर क्योंकि उसने चैनल का पासवर्ड भी जीनी की विश से रिलेटेड रखा हुआ था तो वो उस पासवर्ड को भी भूल गई थी। इसलिए वो पूरे दिन अपनी वेडिंग की डेट्स और अपने हस्बैंड की बर्थ डेट सब कुछ ट्राई करती है, लेकिन उससे भी उसका चैनल रिकवर नहीं होता। अब जैसे उसका हस्बैंड देखता है कि उसकी वाइफ उससे कितना प्यार करती है, उसने सारे पासवर्ड और आईडीज उसके बर्थडे और उनके एनिवर्सरी डेट से रिलेटेड हैं, तो उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी वाइफ उससे कितनी ज़्यादा प्यार करती है।
जिसकी वजह से वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो लास्ट विश में क्या मांगेगा। इधर इब्लिस और कायोंग मिंजी के क्लिनिक जाते हैं जहाँ पर ग्रैंडमा भी थी और कायोंग उन लोगों को एक सेफ जगह पर लेकर जाती है जो कि इब्लिस का लैम्प था। वो उन लोगों को वहीं पर रहने के लिए कहती है क्योंकि अब कायोंग और इब्लिस खालिद से निपटने के लिए जाने वाले थे। दूसरी तरफ हम म्यूट के पेरेंट्स को देखते हैं। उनका बेटा बार बार यही बोल रहा था कि वो अपने डॉग से मिला था। असल में उसके डॉग ने बताया था कि उसका गुम हुआ टॉय कहाँ पर है, जिसकी वजह से म्यूट के पेरेंट्स भी इस बात पर थोड़ा सा यकीन हो जाता है। लेकिन वो म्यूट को वापस नहीं ले जाने वाले थे, पर उनकी जगह अब एक और अच्छा इंसान था जो कि इस तरह के लावारिस डॉग्स को अपने शेल्टर में लेकर जाता था और वो इंसान था म्यूट का बॉडीगार्ड। और क्योंकि म्यूट ने वापस डॉग बनने से पहले अपने सारे पैसे वगैरह उसी को दे दिए थे, तो वो एक बहुत ही रिच इंसान बन गया था और वो अब उन डॉग्स के लिए काम करता था। भले ही उसे म्यूट के बारे में कुछ याद ना हो, लेकिन फिर भी उसे ये एहसास ज़रूर था कि उन डॉग्स और कैट्स की हेल्प करनी है और वो उनसे काफ़ी प्यार भी करता था। फिर हम कायोंग को देखते हैं। वो अपने सारे पैसे लेकर बोयोंग से मिलने के लिए जाती है और उसे एक ऑफ़र देती है कि वो उसके सारे पैसे रख ले, जिसके बदले बोयोंग को उसकी लास्ट विश कायोंग को सेल करनी होगी। बोयोंग बोलती है कि वो भला ऐसा क्यों करेगी, तो कायोंग उसे बताती है कि अगर वो ऐसा नहीं भी करेगी तो भी कायोंग उसके बाद ही विश मांगेगी और जीनी से यही कहेगी कि बोयोंग की विश कैंसिल हो जाए, यानी कि उसे कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला था। इसकी वजह से वो कायोंग को विश सेल करने के लिए मान जाती है और इब्लिस से जाकर लास्ट विश यही करती है कि वो कायोंग को अपनी लास्ट विश दे रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कायोंग से मिलने के लिए रियो आता है। वो भी कायोंग को मैनिपुलेट करना चाहता था ताकि वो लास्ट में एक अच्छी विश मांगे और उसके ऐसा करते ही वो इब्लिस का गला काट कर उसे मार डाले। जिस पर कायोंग उसे कहती है कि वो सिर्फ गॉड के पीछे छुपकर इब्लिस से जेलस फील करता है क्योंकि इब्लिस जीनी होकर भी उससे ज़्यादा अच्छा था और वो कभी भी इब्लिस को नहीं मार पाएगा क्योंकि वो अपने आखिरी विश में कुछ बहुत ही सेल्फिश मांगने वाली है। जो सुनकर रियो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर कायोंग इब्लिस से मिलती है जहाँ पर वो उसे बताते हैं कि उनके बीच में जो बेट लगी थी लोगों को करप्ट और काइंड प्रूव करने की, वो उनके बीच टाई हो गया है क्योंकि म्यूट, बोयोंग और यूट्यूबर ने आखिर में दूसरों के भले के लिए विश मांगी थी। यूट्यूबर ने ये विश मांगी थी कि उसकी वाइफ के पापा को जो कैंसर है वो ठीक हो जाए और उसकी ये विश पूरी भी हो गई थी, इसीलिए इब्लिस बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब वो खालिद से लड़ने के लिए जाने वाला था जहाँ वो कायोंग से पूछते हैं कि क्या कायोंग उसे बचाने के लिए आएगी या फिर नहीं। तभी कायोंग उसे गले लगा लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खालिद शादी को फोर्स करता है कि वो गाना गाकर सभी लोगों को सुला दे और वो खुद इब्लिस को धागे से बांधना चाहता था ताकि वो ज़बरदस्ती उसका मास्टर बन सके, जिसके लिए वो अपने कानों को भी इंजर्ड कर लेता है ताकि उसे शादी का गाना ना सुनाई दे। तभी इब्लिस वहाँ पर खुद उससे बात करने के लिए आ जाता है और जैसे ही शादी गाना गाता है तो एक तरफ खालिद इब्लिस को कैद कर लेता है और दूसरी तरफ आयरिम भी रियो के कहने पर इब्लिस का लैंप उसके घर से चुरा लेती है। फिर खालिद अपने डैड के पैरों से धागे खोलकर उन्हें आज़ाद कर देता है। लेकिन जब उसके डैड उससे पूछते हैं कि क्या अब वो एक आज़ाद जीनी है, तो खालिद अपने ही धागे से वेपन बनाकर अपने डैड को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। ये देखकर इब्लिस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो डिसाइड कर लेता है कि अब वो खालिद को नहीं छोड़ेगा क्योंकि खालिद के अंदर ना तो इंसानों की अच्छाई थी और ना ही जीने की ईमानदारी। अब खालिद ने कायोंग को भी कैद कर लिया था और उसे लैम्प के बारे में पूछता है, लेकिन जैसे ही कायोंग उसे बोलती है कि वो उसे कभी पकड़ नहीं पाएगा, ये कहते ही कायोंग वहाँ से गायब होकर इब्लिस के पास पहुँच जाती है क्योंकि उसने बोयोंग से यही कहा था कि वो अपनी आखिरी विश कायोंग के लिए मांगे और जैसे ही कायोंग अपना कोड वर्ड कहे तो वो जहाँ भी हो वो सीधा इब्लिस के पास पहुँच जाए, जिससे उसे ये फ़ायदा होगा कि खालिद को लगेगा कि कायोंग ने अपनी आखिरी विश मांग ली है और कायोंग अपनी एक विश बचा कर इब्लिस को भी बचा लेगी। और होता भी वैसा ही है। कायोंग इब्लिस के सारे धागे खोल देती है और खालिद को ख़त्म करने के लिए इब्लिस को वो धागा ज़हारा के गार्डन तक लेकर जाना था, इसीलिए वो ज़हारा के गार्डन तक जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ सभी लोग कायोंग को ढूंढ रहे थे। तब आयरिम लैंप लेकर खालिद के पास आती है जिसके अंदर से सेठ बाहर आता है। वो ये देखकर बहुत हैरान था कि आयरिम ने लैंप खुद ही खालिद को लाकर दे दिया। तब वो कहती है कि मैं सिर्फ अपने मास्टर के ऑर्डर को फॉलो कर रही हूँ और ये सब रियो ने इसीलिए करवाया था ताकि कायोंग अपनी ग्रैंडमा को बचाने की विश मांगे और उसके आखिरी विश मांगते ही रियो इब्लिस को ख़त्म कर दे। खालिद भी अब यहाँ पर समझ जाते हैं कि कायोंग की अब भी एक विश बाकी है क्योंकि लैंप अभी तक उसके पास से डिसअपेयर नहीं हुआ था और उसने उसे पागल बनाया है।
और अब वो लोग वापस से कायोंग को ढूंढने वाले थे। तो सेठ जैगवार बनकर उन सभी लोगों से लड़ाई करता है। वहीं इब्लिस दुबई से अपनी तलवार ले लेता है और अपनी तलवार पर उन धागों को बांधकर उस इमॉर्टल फूल को काटकर खत्म करने वाला था। उसके ऐसा करने से खालिद मर जाता, पर तभी रयू वहां पर आ जाता है, जो कि इब्लिस को ऐसा नहीं करने दे सकता था क्योंकि इब्लिस का मरना जरूरी था। वो इब्लिस से ये भी कहता है कि उसके मरने के बाद वैसे भी कायोंग उसे भूल जाएगी और वो वापस से एक साइकोपैथ की लाइफ जिएगी, पर इब्लिस इस पर एग्री नहीं करता। वो रयू से कहता है कि कायोंग साइकोपैथ नहीं है क्योंकि वो हमेशा दूसरों की मदद करती है, वो ज़रूर एक काइंड विश ही मांगेगी। यही वजह थी कि गॉड ने उन दोनों को वापस मिलाया था, क्योंकि कायोंग का प्यार और उसका दिल सच्चा था। अब रियो और इब्लिस के बीच में वॉर शुरू हो जाती है, जो कि हजारों साल पहले भी उनके बीच हुआ था। इधर खालिद मिंजी और ग्रैंडमा को भी लैम्प से बाहर निकाल देता है। ये सारी सिचुएशन देखकर और खालिद के हाथ में वो थ्रेड देखकर ग्रैंडमा समझ जाती हैं कि आज ही उनका आखिरी दिन है। तभी वो लोग भी यहाँ पर उन्हें मारने वाले थे, लेकिन सईद आकर खालिद पर हमला कर देता है। पर खालिद अपने थ्रेड से सेठ को भी मार देता है और सेठ मरते मरते भी अपने मास्टर का ऑर्डर फॉलो करते हुए उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करता है। तभी खालिद का एक आदमी मिंजी को शूट करने वाला था, लेकिन उससे पहले ग्रैंडमा मिंजी के सामने आ जाती है और उन्हें गोली लग जाती है। यानी कि अब उनके मरने का टाइम आ चुका था। और रयू की बात भी सच थी, क्योंकि ग्रैंडमा ने ही अपने घर के सामने वाले पेड़ पर फूल लगाए थे और वो असल में इब्लिस की फूल वाली हेयर क्लिप थी, जिसे ग्रैंडमा ने कपड़े सुखाते वक्त वहां पर लगाया था। और वो मरते मरते खालिद के वो धागे भी खा जाती हैं ताकि वो उनका इस्तेमाल न कर पाए। अब कायुंग को भी पकड़कर ग्रैंडमा के सामने लाया जाता है, जहां वो उन्हें मरता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाती है। तब खालिद उसे अपनी आखिरी विश उसके लिए इस्तेमाल करने को बोलता है, लेकिन उससे पहले वो मिंजी को मारने वाला था और ग्रैंडमा के पेट से भी वो धागे निकालने वाला था। पर तभी चीफ पार्क वहां पर अपनी आर्मी के साथ उन्हें बचाने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि कायुंग ने पहले उन्हें वार्न कर दिया था कि जब उनकी विलेज की सारी बर्ड्स मर जाएंगी तब उनके विलेज में कुछ बहुत बुरा होगा और उस वक्त उन्हें उनको बचाने के लिए आना होगा। इधर इब्लिस भी रयू के पंख काट देता है, लेकिन उससे वो मारता नहीं है, जिस पर इब्लिस उसे कहता है कि अभी तो रयू को उसे खत्म करना है, इसलिए वो उसे मार नहीं सकता। जो सुनकर अब रयू के अंदर भी जो गुस्सा था वो खत्म हो जाता है, क्योंकि वो बस इतने सालों से इब्लिस से जीतने के लिए ये सब कर रहा था। इधर खालिद कायुंग को लेकर अंदर आ जाता है, वो उसे मारने वाला था ताकि कायुंग के मरने पर इब्लिस को वहां पर आना पड़े, जैसे कि उसने पास्ट लाइफ में किया था। लेकिन जैसे ही वो कायुंग को मारने लगता है तभी इब्लिस उस इमोर्टल फूल को अपनी तलवार से काट देता है और उस फूल के ख़त्म होते ही खालिद भी ख़त्म हो जाता है, यानी कि उसके बनाए हुए धागों से ही उसका एंड हो गया था। जिसके बाद इब्लिस कायुंग के पास आ जाता है, लेकिन तब तक उन्होंने ग्रैंडमा और सेठ को खो दिया था। इस वजह से मिंजी और कायुंग दोनों ही बहुत ज़्यादा दुख में होती हैं। अब ग्रैंडमा की फ्यूनरल की तैयारी की जाती है। फ्यूनरल में कायुंग की मॉम भी आई थी, जिन्हें पहले तो अपनी कोई मॉम की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन अब वो ग्रैंडमा के लिए सबसे ज़्यादा रो रही थी और कायुंग से कह देती है कि ग्रैंडमा के लास्ट राइट्स उनका ग्रैंडसन ही करेगा, क्योंकि कायुंग के चेहरे पर ग्रैंडमा को खोने का एक भी इमोशन नहीं था। इस बात पर सभी लोग उसे बहुत बुरा भी बोल रहे थे, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि सबसे ज़्यादा दुख कायुंग को ही था और वही जानती थी कि उसने क्या खोया है। रही बात इमोशंस की, तो कायुंग ने बचपन से ही इमोशंस को एक्सप्रेस करना नहीं सीखा था, जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंडमा ने घर में हर जगह कायुंग के लिए नोट्स छोड़े हुए थे कि उसे अपनी ज़िंदगी कैसी जीनी है और उसे किन बातों का ख्याल रखना है। तभी कायुंग से मिलने के लिए वहाँ पर बोयुंग आती है। वो असल में कायुंग को उसके पैसे लौटाने के लिए आई थी, क्योंकि वो तो सब कुछ भूल गई थी कि उसके पास वो पैसे किस तरीके से आए थे। जिससे कायुंग उसे कहती है कि वो पैसे अपने पास रख सकती है, क्योंकि उसने कायुंग की ज़रूरत के टाइम पर हेल्प की थी। पर बोइंग को पैसे लेने से मना कर देती है और कहती है कि उसे अपनी जॉब और नॉर्मल लाइफ वापस चाहिए। क्या वो उसके लिए उसकी मदद कर सकती हैं, जिसकी वजह से अब कायुंग को पैसे भी अपने घर के बाहर लगे मिर्ची के पौधों के नीचे दफना देती हैं। अगले दिन मिंजी कायुंग से मिलने के लिए आती है, जहाँ वो बताती है कि उसने भी सिर्फ ग्रैंडमा को नहीं खोया था, बल्कि अपने प्यार को भी खोया था, क्योंकि ग्रैंडमा यंग लेडी बन गई थी। तब मिंजी को उनसे प्यार हो गया था। फिर मिंजी ग्रैंडमा की कही हुई बातें भी कायुंग को बताती है कि ग्रैंडमा के पास लाइफ में जो कुछ भी था उसमें से सबसे अच्छी चीज़ उनके लिए कायुंग थी। फिर कायुंग मिंजी से पूछती है कि अब उसे अपनी लाइफ में क्या चाहिए, क्योंकि कायुंग को ग्रैंडमा भी छोड़कर चली गई थी और मिंजी भी पूरी तरीके से सेटल्ड थी, तो कायुंग भी अब आराम से इस दुनिया को छोड़ सकती थी। जहाँ वो आखिरी बार इब्लिस से बात
करने के लिए लैम्प भी रब करती हैं, लेकिन बहुत दिनों तक इब्लिस उसके सामने ही नहीं आता, जिसकी वजह से कायुंग बिना कुछ सोचे दुबई की डेजर्ट में चली जाती है। वो बहुत दिनों तक डेजर्ट में ही भटकती है ताकि कहीं तो उसे इब्लिस मिल जाए। तब इब्लिस को उसके सामने आना ही पड़ता है, क्योंकि अगर वो नहीं आता तो कायुंग उसे ढूंढते हुए मर जाती। कायुंग उसे अपनी आखिरी विश बताती है, और वो ये थी कि वो अपने सारे इमोशंस, जैसे कि उसकी ग्रैंडमा का उसके लिए प्यार और मिंजी की दोस्ती, वो सब कुछ वो फील करते हुए मरना चाहती है। और यही उसकी एक सेल्फिश विश थी। असल में वो करप्ट इसीलिए बनी थी ताकि वो कम से कम इब्लिस को तो बचा पाए जिससे वो प्यार करती थी। ये देखकर इब्लिस पहली बार किसी इंसान के सामने झुकता है, और वो थी कायुंग। फिर इब्लिस आखिरी बार उसके सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और हमेशा के लिए वहाँ से चला जाता है। अब कायुंग को हर इमोशंस जो भी उसने बचपन से देखा था वो सब उसे फील होता है, और वो पहली बार जिंदगी में सब कुछ फील करके बहुत ज़्यादा रोती है। इधर इब्लिस भी अपनी हार मान कर रियो के पास चला जाता है ताकि उसे उसकी सज़ा मिल सके। तभी उसे रियो बताता है कि कायुंग अगले दिन मरने वाली है, जो सुनकर इब्लिस भी अपने आखिरी वक्त में प्रे करता है कि गॉड कायुंग को बचा ले, क्योंकि वो बुरी नहीं है। और ऐसा भी पहली बार हुआ था कि कोई जीनी इंसान के लिए कुछ मांग रहा था। वो आखिरी वक्त भी उसके साथ बिताना चाहता था, लेकिन रियो उसे अपने वादे से पीछे हटने से मना करता है, और फिर वो इब्लिस को मारकर हेल में भेज देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि कायुंग अभी तक डेजर्ट में रो रही थी। तभी आयरम उससे मिलने के लिए आती है। उसने ही खालिद को वो लैंप दिया था, इसीलिए ये सब कुछ हुआ था। इसीलिए वो कायुंग से माफ़ी मांगने के लिए आई थी और उसे अपनी गलती ठीक करने के लिए कायुंग को उसकी मेमोरी भी दे देती है। अब कायुंग को सब कुछ याद आ जाता है कि वो इब्लिस से मिली थी और इब्लिस एक जीनी था। लेकिन ये सब जानकर कायुंग का दिल और भी ज़्यादा दुखता है, क्योंकि उसे ये भी रियलाइज़ हो गया था कि इब्लिस उसे जानबूझकर हारा था ताकि कायुंग जिंदा रह पाए, और वो उसे बहुत प्यार करता था। इस वजह से कायुंग गिल्ट में ही रोते रोते डेजर्ट में ही मर जाती है। उसके मरने की खबर उसके विलेज तक भी पहुंच जाती है, और वो सभी लोग मिलकर कायुंग के लास्ट राइट्स परफॉर्म करते हैं। पूरा विलेज उसके लिए दुखी था, क्योंकि वो भी ये समझ चुके थे कि कायुंग एक अच्छी लड़की थी, ना कि कोई साइकोपैथ। अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि मिंजी कायुंग से मिलने के लिए उसके ऐश बॉक्स के पास जाती है। वो इमोशनल होकर उस बॉक्स को टच करती है, जिसकी वजह से अचानक से उसके पीछे कायुंग आ जाती है, जो उसे कहती है कि वो मिंजी की सर्वेंट है और वो उसकी 3 विश पूरी करेगी। ये देखकर मिंजी एक बार ये डर जाती है, क्योंकि कायुंग एक जीनिया बन चुकी थी। अब कायुंग उसे 1000 साल से लेकर अभी तक की अपनी कहानी बताती है कि उसका 1000 साल का इब्लिस के साथ सच्चा प्यार था, इसीलिए अब वो भी एक जीनिया बन गई है जो कि लोगों को 3 विशेस देती है। तब मिंजी उसे अपनी पहली विश बताती है, और वो ये थी कि कायुंग हर हफ्ते उसके साथ डिनर करेगी, और सेकंड विश ये थी कि हर गरीब बच्चा मिंजी के क्लिनिक आ पाए, जो कि कायुंग पूरी कर देती है। पर मिंजी अपनी आखिरी विश नहीं मांगती, क्योंकि वो जानती थी कि आखिरी विश मांगते ही वो कायुंग से दूर हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि कायुंग भी मिंजी के साथ बिल्कुल उसी तरीके से रहती है जिस तरह से इब्लिस कायुंग के साथ एक इंसान बनकर रहता था। और मिंजी चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल के दिन कायुंग को सरप्राइज देने के लिए उसके लिए फायरवर्क शो भी करती है, जो देखकर कायुंग को इब्लिस की याद आ जाती है, जिसे रोता हुआ देखकर मिंजी भी इमोशनल हो जाती है। इसलिए वो अगले दिन कायुंग को उसकी एशेस के पास लेकर जाती हैं। यहाँ पर मिंजी अपनी आखिरी विश भी मांग लेती हैं, और वो ये थी कि कायुंग भले ही जीनिया बन गई हो, पर वो जहाँ भी रहे खुश रहे और उसे अपना प्यार भी वापस मिल जाए। ये सुनकर कायुंग मिंजी को रोकती है, पर क्योंकि लास्ट विश भी पूरी हो चुकी थी तो अब मिंजी कायुंग को देख नहीं पाती और उसे हमेशा के लिए भूल जाती है कि वो एक जीनिया थी। अब जब अगले साल चेरी ब्लॉसम का टाइम आता है तब कायुंग को अपने घर के बाहर लगे फूल में अपनी ग्रैंडमा की स्पिरिट मिलती है, जो कि उसे मिलने के लिए आई थी। फिर वो मिंजी से भी मिलने के लिए जाती है। वहाँ टीवी पर एक न्यूज़ चल रही थी कि किसी ने 1000 साल पहले एक तस्वीर खोज निकाली थी, और वो तस्वीर किसी सुंदर लड़की की थी जो कि असल में कायुंग थी। जिसके बाद कायुंग अकेले चेरी ब्लॉसम एंजॉय करके अपने पहले के दिनों को याद कर रही थी, और वो इब्लिस के बारे में सोच रही होती है। तब इब्लिस उसके सामने आकर उसे किस कर देता है, जहाँ पर इब्लिस को देखकर वो काफ़ी खुश होती है। और जब वो उसे पूछती है कि वो वापस कैसे आया, कहीं मिंजी की विश करने की वजह से तो ऐसा नहीं हुआ। इस पर इब्लिस कहता है कि वो खुद भी नहीं जानता कि वो वापस कैसे आया, लेकिन दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि ये सब असल में ग्रैंडमा की वजह से पॉसिबल हुआ था, क्योंकि ग्रैंडमा को हेवन में जगह मिल गई थी, पर वो वहाँ पर जाने को तैयार नहीं थी। वो रियो से जिद कर रही थी कि वो इब्लिस को वापस से कायुंग के पास भेज दे, पर वो उसकी ये विश पूरी नहीं कर सकता था, तो वो खुद गॉड से बात करने को बोलती है।
इसीलिए अब रू को गॉड से बात करनी पड़ती है और गॉड का ऑर्डर होता है कि इब्लिस के लैम्प को वापस से कोरिया भेज दिया जाए। इसीलिए खुद रू इब्लिस का लैम्प कोरिया छोड़कर आता है। यही वजह थी कि इब्लिस वापस आ गया था। अब कायोंग उसे बताती है कि अब वो कोरिया की फेमस जीनी बन चुकी है और वो अपने मैजिक से अपना हाथ निकाल कर इब्लिस को डरा भी देती है, जिसके बाद दोनों साथ में रहने लग जाते हैं। पर क्योंकि उन्हें अच्छी लाइफ जीने के लिए पैसे चाहिए थे तो इब्लिस कायोंग को अपने साथ लेकर जाता है ताकि वो काम करके पैसे कमा सके। पर कायोंग बोलती है कि उसके पास तो पहले से ही पैसे हैं। अब वो अपने दफनाए हुए पैसे बाहर निकाल लेती हैं और इब्लिस को कुछ पैसे हेयर कट करवाने के लिए देती है। पर वो बताता है कि वो अपने बाल लंबे करेगा ताकि वो सेठ को वापस बना पाए। फिर वो अपने नए मास्टर के पास भी जाता है, पर वो लेडी इब्लिस को ही पागल बना देती है क्योंकि वो एक पिरामिड स्कीम वाली स्कैमर थी। वो लोगों के अपने प्रोडक्ट्स बेचा करती थी। उसके बाद इब्लिस और कायोंग बिल्कुल एक हस्बैंड वाइफ और कपल के जैसे बनकर लैंप में रहते थे। वो सेठ को भी वापस से बना लेते हैं। सेठ जिंदा होते ही सबसे पहले रियो को काटने के लिए जाता है क्योंकि उसे आयरन वापस चाहिए थी। ऐसे ही एक दिन अब इब्लिस भी रियो से मिलने के लिए जाता है। रियो उसे ग्रैंडमा के बारे में बताता है कि ग्रैंडमा ही रोज ही प्रे करती थी कि इब्लिस वापस से उसकी कायोंग के पास आ जाए, इसीलिए वो कायोंग के पास लौटा था। जिसके बाद इब्लिस और कायोंग दुबई भी जाते हैं और अब वहाँ पर मिंची को भी देख पाते हैं जो कि अब ओल्ड हो गई थी, लेकिन वो अब भी अपनी बेस्ट फ्रेंड कायोंग को नहीं भूली थी क्योंकि उसने अपने हाथ में उसकी वॉच पहनी हुई थी। दूसरी तरफ इब्लिस और कायोंग डेजर्ट में एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। अब ग्रैंडमा भी हेवन जा रही थी, जिससे कि वो इब्लिस और कायोंग को गुड बाय मैसेज करती हैं और हमेशा साथ में खुश रहने के लिए बोलती हैं। अब कायोंग को भी एक नया मास्टर मिल जाता है तो इब्लिस उसे गुड लक विश करता है और इसी के साथ हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में। तब तक के लिए गुड बाय।